गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार सिन्हा आप सभी को YDB कौटिल्य एकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि जेटेट न्यू बैच प्रारंभ होने वाला है और उसी का जो है फर्स्ट क्लास जहां पर हम लोग सिलेबस पर चर्चा करने वाले। जेटेट के साथ साथ आप लोगों का जनरल भी जो है सिलेबस पर मैं यहीं पर कंफर्म कर दूंगा, यहीं क्लियर कर दूंगा कि जनरल का सिलेबस क्या है हिस्ट्री का, और जेटेट का जो है तो वो तो आपके सामने लिखा हुआ है। तो दोनों हम लोग यहीं पर कंपेरिजन करके और पढ़ लेते हैं। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका सामाजिक विज्ञान, और ये जो है किससे संबंधित है, हिस्ट्री, इतिहास से संबंधित है। ठीक है। तो सबसे पहले ये आप लोग जानिए कि 3 हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना है। हिस्ट्री में 3 पेपर आप लोगों को पढ़नी है। एक हो गया आपका एंशिएंट हो गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा हो गया मिडेवल हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और थर्ड जो चलेगा वो मॉडर्न। ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग जेटेट की बात करते हैं, जेटेट की बात करते हैं अगर, तो जेटेट में एंशिएंट से कुछ चैप्टर हैं, 1 से 2 चैप्टर हैं। जैसे आपको तो एक ये पढ़ना है, मौर्य प्रशासन, मौर्य वंश पढ़ना है। और इसके अलावा जो से आपका प्रारंभिक समाज, जहां पर कृषि पढ़ेंगे, पशुपालन है, नगरीकरण है और जीवन के आयाम है। और साथ साथ में एक चैप्टर और है जो कि प्रथम साम्राज्य, सम्राट अशोक, यानी मौर्य प्रशासन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। प्रथम साम्राज्य, प्रथम साम्राज्य, प्रारंभिक राज्य या प्रथम साम्राज्य बोलिए, जिसमें आप लोगों को मौर्य वंश पढ़नी है। मौर्य वंश में भी क्या पढ़नी है, तो वह है आपका अशोक, और देन फिर उनका मौर्य प्रशासन है। ठीक है। अशोक पढ़ेंगे तो हम लोग अभिलेख के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक। लेकिन यहां पर अगर हम जनरल की बात करते हैं, जनरल कंपटीशन की बात करते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, है ना, पीसीएस हो, या जो भी एग्जाम है, तो वहां पर ये तीनों हिस्ट्री आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। हड़प्पा सभ्यता एंशिएंट का पढ़ना होगा, वैदिक सभ्यता पढ़नी है, महाजनपद काल पढ़नी है ना। उसके पश्चात मौर्य वंश है, गुप्त, मौर्योत्तर वंश, गुप्त वंश और गुप्तोत्तर वंश। ये आपका जनरल की बात करते हैं, तो यहाँ कंप्लीट कर पढ़ना है। ठीक है। उसी तरह मिडेवल भी जो है आपको पूरा पढ़ना होगा। जेटेट को छोड़ के दिया जाए तो हर एक एग्जाम में आपको मेडेवल भी पूरा पढ़नी है। यहाँ पर मेडेवल में जो पढ़नी है वो मुख्यतः है आपका जो है तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनबी गौरी, उसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। ये मेडेवल से यहाँ पर टच करनी है हम लोगों को जेटेट में। लेकिन जेटेट को छोड़ा जाए तो सभी एग्जाम में आपको कंप्लीट पढ़ना होगा मेडेवल। ठीक है। कंप्लीट पढ़ना होगा। और ये जो मॉडर्न है, ये मॉडर्न आपको जेटेट में भी कंप्लीट लगभग पढ़ना है, 1885 से लेकर के 1947 तक। तो जेटेट के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपका मॉडर्न जो है कंप्लीट पेपर है। ठीक है। ये पूरा पढ़ना है आपको। ठीक। बाकी जो ये 2 बच जाएंगे, मिडेवल और एंशिएंट, इससे 2-3 ही चैप्टर दिए हुए हैं जेटेट के लिए। जैसा कि आप लोग देख लीजिए यहां पर, सबसे पहले तो है इतिहास लेखन के स्रोत है। इतिहास लेखन के स्रोत, लेखन के स्रोत, या सबसे इसको हम लोग इससे भी लिख सकते हैं, इतिहास को जानने का स्रोत। किस आधार पर हम लोग इतिहास को जानते हैं या जान सकते हैं, जानने का स्रोत, है ना। तो सभी को पता है कि इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः 3 स्रोत हैं। कौन कौन है, तो एक हो गया आपका पुरातात्विक पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद साहित्यिक हो गया, और क्या हो गया, विदेशी यात्रियों का आगमन हो गया। ये सब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का आगमन, ये 3 स्रोत के आधार पर हम लोग किसको जानेंगे, इतिहास को जानेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभिक समाज के बाद कृषि। सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो कृषि प्रधान सभ्यता थी, लेकिन अगर उससे हम लोग पहले जाते, जहां पर कृषि का साक्ष्य नहीं मिलता, लोग घुमंतु होते थे, एक स्थान से दूसरे। फिर आगे हम लोग उत्तर वैदिक काल में आते हैं। वैदिक काल में, तो वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो पशुपालन थी। ठीक है। नगरीकरण, टाउन प्लानिंग, प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता में, द्वितीय नगरीकरण जो हुआ किसमें, महाजनपद काल में, और तृतीय प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण और जीवन के आयाम। ठीक है।
ये हो गया आपका थर्ड पेपर। जो है थर्ड जो चैप्टर है वो है प्रारंभिक राज, जिसे प्रथम साम्राज्य कहिए, सम्राट अशोक और मौर्य प्रशासन। ठीक है। वैदिक काल के पश्चात एक काल आता है उत्तर वैदिक काल, जहां पर लोहा का साक्ष्य प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त होता है। ठीक है। उससे पहले के काल में जो है तांबा और कांसा की प्रमुखता रही। अब तांबा और कांसा के उतने मजबूत हथियार तो बनते नहीं थे, जिसके कारण लोग दिमाग लगाते नहीं थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहा मिला, तो लोहा के मिलने के पश्चात जो है उन्नत किस्म के हथियार बनाए जाने लगे। अब उस हथियार के माध्यम से लोग कृषि में भी डेवलप कर गए और साम्राज्य विस्तार में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, है ना। हथियार के माध्यम से दूसरे भूभाग पर वो अधिकार करना प्रारंभ कर दिए। ठीक है। तो महाजन पद के पश्चात जो मौर्य काल हुआ, महाजन पद काल में तीन वंश की उत्पत्ति हुई थी, जो आप लोगों को पता होगा। तीन वंश की कौन कौन है? तो एक है हर्यक वंश, जिसका संस्थापक बिंदुसार था। दूसरा है शिशुनाग वंश है, और थर्ड वंश है नंद वंश है। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस वंश की स्थापना किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। क्लियर। अब यहां पर मौर्य वंश का संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उसके पश्चात उनके बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक। तो हम लोगों को ये पढ़ना है अशोक। ठीक है। अशोक का जीवनी क्या था, अशोक का उनका परिचय क्या है, कौन सा युद्ध लड़े, किस तरह से बौद्ध धर्म को अपनाया, है ना, किस तरह से लोग कल्याणकारी कार्य किए, और किस तरह से अपने साम्राज्य को वह चलाते थे, सारा चीजें पढ़ना है। साथ साथ इसमें हम लोग अशोक का अभिलेख भी पढ़ेंगे। अभिलेख, है ना, जो कि 14 बृहद शिलालेख है, 13 लघु शिलालेख है, 7 स्तंभ लेख है। ये सारे हम लोगों को पढ़ना है अशोक, पूरी तरह से इसमें हम लोग पढ़ना है अशोक, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये थर्ड चैप्टर हो गया आपका। तुर्क अफगान शासक 4 नंबर में, तुर्क अफगान शासक। और ये जो है इसमें हम लोगों को दो पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग महमूद गजनबी, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनबी। और दूसरा है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का सेनापति ही कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे चल करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। तो हम लोग को दिल्ली सल्तनत भी लेकर के चलनी है, दिल्ली सल्तनत भी पढ़ना है। ठीक है। तो मिडेवल में आप लोगों को यहां से स्टार्ट करना है, तुर्क आक्रमणकारी से महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी, जो कि दिल्ली सल्तनत चलेंगे। और फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य पढ़ना है, बाबर से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय, यानी 1857 तक, 1857 ईस्वी तक हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मुगल साम्राज्य एवं अफगान। तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर। ठीक है। मुगल साम्राज्य को अगर बांटा जाए तो इसे भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। मुगल साम्राज्य को दो भाग में बांटेंगे तो एक तरफ हम लोग लिख सकते हैं प्रारंभिक मुगल बादशाह, एक तरफ हम लोग लिखेंगे प्रारंभिक मुगल बादशाह, और दूसरी तरफ लिखेंगे उत्तरवर्ती। ठीक है। तो प्रारंभिक में सबको पता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन? बाबर। तो बाबर से लेकर के हम लोग कहां तक प्रारंभिक में चलेंगे? औरंगजेब तक। कहां तक चलेंगे? औरंगजेब तक। ठीक है। और इधर औरंगजेब के पश्चात जो शासन किया उनका पुत्र, जिसका नाम क्या है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम से कहां तक चलेंगे हम लोग? बहादुर शाह द्वितीय तक। बहादुर शाह द्वितीय तक चलेंगे, यानी 1857 तक मुगलों का शासन रहा है। मुगल साम्राज्य जो है कब प्रारंभ होती है? तो 1526 में यह प्रारंभ होकर के कब तक? 1857 ईस्वी तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। तो ये हम लोग दोनों मुगल पढ़ना है, प्रारंभिक और उत्तरवर्ती मुगल बादशाह। क्लियर। 6 नंबर, 6 नंबर जो है शहर व्यापार और कारीगर। हाँ, शहर व्यापार और कारीगर। किस तरह से शहर का विकास हुआ, शहर विकास हुए तो किस तरह से ट्रेड का विकास हुआ, और व्यापार जब विकास होंगे तो कारीगर तो आएंगे, तभी जाकर के व्यापार का विकास होगा। तो इस किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट है, शहर व्यापार और कारीगर। तो ये सब हम लोगों को देखना है 6 नंबर में। ठीक है।
चलिए, यहां पर है, नेक्स्ट है सामाजिक संस्कृति का विकास। सामाजिक संस्कृति का विकास जो है, समाज में जो कल्चर डेवलप किए, संस्कृति का विकास हुआ है। ठीक है, जैसे यहां पर हम लोग देखेंगे सामाजिक संस्कृति में तो कुछ समाज सुधारक भी हैं, जैसे नाम सुने होंगे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। ये सारा चैप्टर हम लोगों को सामाजिक संस्कृति का विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। 18वीं सेंचुरी में कौन कौन से राजनीतिक संगठन सामने आए हैं, वो सारा हम लोगों को देखना है 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं के अंतर्गत। ठीक है, भारत में कंपनी शासन की स्थापना, यहां इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन। पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। उसके बाद कौन आए? डच आए, अंग्रेज आए, है ना, डेनिश आया, फ्रांसीसी आया। ये सारा हम लोगों को एक एक करके पढ़ाई करनी कंपनी शासन के अंतर्गत। ठीक है, यहां से हम लोग चलेंगे मॉडर्न की ओर। यहां से हम लोग कहां चलेंगे? मॉडर्न की ओर चलेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास जो कि आपको पूरा पढ़ना है 1957 तक। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय से प्रारंभ होकर के सीधा कहां चले जाएंगे? 1947, पूरा मॉडर्न चलना है। ठीक है, तो ये कंपनी शासन की स्थापना जो हो गया है, जिसके अंतर्गत यूरोपीय का आगमन है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सब लोग भारत पहुंचे हैं, शासन किए हैं। भारत आने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद इनको पता चला कि यहाँ पर व्यापार करने से अच्छा है कि यहाँ शासक किया जाए, शासक ही बन बैठा जाए, है ना। तो लोग आते थे व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन अपना शासन प्रारंभ कर देते थे। क्लियर? तो ये हो गया आपका, ये हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन, फ्रांसीसी। ठीक, उपनिवेशवाद, ये भी जो है आपका मॉडर्न का ही है, सब मॉडर्न का ही यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। उपनिवेशवाद क्या होता है, तो इसका अधिक तात्पर्य क्या होता है? तो ये समझ लीजिए कि बड़े देशों का छोटे देशों पर अधिकार, छोटे देशों पर अधिकार, है ना, बड़े देश का छोटे देश पर अधिकार करके उनके संसाधनों का उपयोग करना, जो भी इनके जो है सुख सुविधा है, सभी को उपयोग करना किसके द्वारा? बड़े देश के द्वारा। वो क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। कहां से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई? ठीक है, ये सारा चीजें हम लोग जानेंगे उपनिवेशवाद के तहत। ठीक है, तो ये उपनिवेशवाद हो गया 10, क्वेश्चन नंबर 10 के तहत। यहां पर जो है एक आपका जनजातीय समाज है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपका झारखंड के विद्रोह से संबंधित है, झारखंड रिवोल्ट, झारखंड विद्रोह से ये संबंधित है। यह हम लोग यहाँ पर कुछ पढ़नी है विद्रोह, जैसे हम लोग बिरसा मुंडा पढ़ेंगे, बिरसा मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, चुआड़ विद्रोह पढ़नी है ना, चुआड़ विद्रोह, तिलका आंदोलन। ठीक है, तो झारखंड में कुछ जनजातीय विद्रोह हुए हैं, उसके बारे में यहां से हम लोग को पढ़नी है। जनजातीय समाज के अंतर्गत किस तरह से विद्रोह हुआ, किसने उस विद्रोह को शांत किया। ठीक है, झारखंड में हम लोग 1857 वो भी हम लोग देखेंगे। झारखंड में जो 1857 कहां से प्रारंभ हुए, 1857 का विद्रोह, वो भी देखना है। तो जनजातीय समाज के तहत जो है आपको विद्रोह पढ़ना है। और सभी में अभी तक का जो अभी तक में जो सबसे हिट है वो है 1857 का विद्रोह। एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1857, 1857 का विद्रोह। ठीक है, जो अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारतीयों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। फिर भी अंग्रेजों के चाल में, उनके जाल में फंस गए और फिर लगभग जो है 100 साल इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह जहां पर
खुद देशी रियासत जो अंग्रेजों के समर्थक थे, कुछ भारत जनता भी जो सपोर्टर थे, जिसके कारण से हमें आज़ादी नहीं मिली। और नहीं तो अगर वहां पर एकजुट होकर के अगर लड़ते तो शायद हमें 1857 तक ही पढ़ना होता। ठीक है, तो हमारी गलतियों के कारण अंग्रेज जो है 1947 तक चले गए। चलिए, 1857 का विद्रोह। ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। भारत में शिक्षा का विकास हुआ है अंग्रेजों के नेतृत्व में। अंग्रेज लोग समय समय पर शिक्षा के विकास के लिए कुछ आयोग का गठन किए, जैसे हार्टोग समिति, विश्वविद्यालय अनुदान, है ना। ठीक है, तो ये सब हम लोगों को पढ़ना है। ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा के तहत किस तरह से भारत में शिक्षा का विकास हुआ है, किस अंग्रेज के शासन काल में या किसके नेतृत्व में, उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये सारा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा के तहत। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में एवं सुधार। ठीक है, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार जो है ये चैप्टर है। इसके अंतर्गत जो है सती प्रथा, दहेज प्रथा, है ना, बाल विवाह, विधवा विवाह, किस तरह से इनके प्रति जो है लोगों ने समाज में लड़ा कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया जाए, समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त किया जाए, है ना। तो इसके लिए जो है यहाँ हम लोगों को देखना है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार के तहत। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। अब यहाँ 1885 में, ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ऊपर से, सब मॉडर्न का ही चैप्टर है ये। जो है आपका जनजातीय विद्रोह, झारखंड का कुछ विद्रोह पढ़नी है। यहां से हम लोग आईएनसी स्टार्ट करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कहां से पढ़नी है हम लोगों को? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और चलेंगे हम लोग भारत आजाद 1947। ठीक, तो ये 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो यहां पर हम लोग चैप्टर का नाम ये भी रख सकते हैं हम लोग, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, और इसको जो है 3 भागों में हम लोग बांट करके पढ़ सकते हैं। एक हो गया आपका उदारवादी चरण, कांग्रेस की स्थापना हुई तो ये उदारवादी और उग्रवादी 2 हो गए। आगे चल करके एक गरम दल हो गए और एक क्या हो गए, नरम दल हो गए। और इधर जो है ये हो गया गांधी युग। ये 3 कैटेगरी में हम लोग इसको बांट के पढ़ सकते हैं। उदारवादी चरण जो है ये आपका 1885 से प्रारंभ हुआ और 1905 ईस्वी तक चलेगा, बंगाल विभाजन तक। ठीक है, ये जो है 1905 यानी बंगाल विभाजन में ही स्टार्ट होकर के 1917 तक चलेंगे और 1917 से यह 47 चलेगा। यानी गांधी जी का जो राजनीति में प्रवेश हुआ वो कहां से प्रवेश हुआ था? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से। ठीक है, तो ये 85, उसके बाद हम लोग यहाँ पर 1905 से बंगाल विभाजन, फिर हो गया मुस्लिम लीग, हो गया सूरत अधिवेशन, हो गया, है ना, दिल्ली दरबार हो गए, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, सारा चीज हम लोग को पढ़ते हुए पहुंचना कहाँ है? 1947 भारत आजाद तक। जब तक पाकिस्तान और भारत 2 राष्ट्र में कन्वर्ट नहीं हो जाते, बदल नहीं जाते हैं, तब तक हम लोगों को बढ़ते रहना 1947 ईस्वी तक। ठीक है, तो 1885 से 1947 ये पीरियड रहा है। कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप हुआ, किस तरह से ये आगे बढ़ा, वो सारे चीज हम लोगों को देखना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत में। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है सारे, ये सब किसके लिए हैं? तो सिर्फ जेटेट के लिए। ये सारे जो हैं किसके लिए हैं? जेटेट के लिए। इतने सारे चैप्टर, 16 चैप्टर पढ़ना है जेटेट में। ठीक है, लेकिन अगर मैं जनरल की बात करूं, एंशिएंट की, तो एंशिएंट में जनरल एग्जाम, किसी भी एग्जाम में सबसे पहले तो ये जान लीजिए, एक बैंक को अगर छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट बैंक, बैंक को छोड़ करके, ठीक है, तो बैंक को छोड़ करके कोई भी एग्जाम हो तो सभी जगह आपका जीएस का रोल है। ठीक है, जीएस अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो दुनिया का हर एक एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जीएस को छोड़ते हैं तो यहां पर सिर्फ आपको बैंक जाएंगे और यहां पढ़ना है जीए।
या करेंट अफेयर्स, ठीक है। और अभी का जो सिचुएशन है कि जीएस के साथ साथ आपको किसी भी एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है, तो जब हम ये पढ़ेंगे तो मेरा इधर भी पकड़ाएगा और इधर भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक सिर्फ हम पढ़ते हैं जीए तो सिर्फ मेरा क्या पढ़ना होगा, बैंक पढ़ना होगा। और बैंक में जीएस का एक पेपर का कुछ चैप्टर जो है वो है इको का, इकोनॉमिक्स का, मॉनेटरी से, बैंकिंग से, ठीक है। 2-3 चैप्टर जो है आपको बैंक में पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स पेपर, बाकी बैंक में जीएस का कोई रोल नहीं होता है, ठीक। तो पढ़ेंगे हम लोग जीएस। तो जेटेड का तो क्लियर हो गया। अगर यहां पर हम लोग जनरल कंपटीशन की बात कर रहे हैं हर एक एग्जाम में, तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये तीन पूरा पढ़नी है आपको। प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, सॉरी मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। एंशिएंट का अगर इसके अंतर्गत चैप्टर कौन कौन से हैं, तो एंशिएंट में आपको पढ़नी है हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक, वैदिक के पश्चात पढ़ना है महाजनपद काल, देन पढ़ेंगे हम लोग मौर्य वंश, मौर्योत्तर वंश, गुप्त वंश और गुप्तोत्तर वंश। ये जो है गुप्तोत्तर वंश, ये पढ़ना है एंशिएंट में उत्तर भारत का इतिहास के तहत, उत्तर भारत का इतिहास, ठीक है। ए चैप्टर ए हो गया, उत्तर भारत में सारे चैप्टर पढ़ने। एंशिएंट में चलेंगे दक्षिण भारत की ओर, कि दक्षिण भारत में क्या पढ़ना है एंशिएंट में, तो दक्षिण भारत में भी कुछ चैप्टर हैं, जैसे आपका हो गया सातवाहन वंश, सातवाहन वंश हो गए, ठीक है। उसके बाद हो गए आपका संगम वंश, देन वाकाटाक वंश, इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश जिस वंश के भगवान राम भी थे, किस वंश के भगवान राम थे, इक्ष्वाकु वंश। तो एंशिएंट में ये सारे चैप्टर पढ़नी है आपको, एंशिएंट उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ठीक है। मिडेवल की बात करते हैं, मिडेवल मध्यकालीन का, तो मध्यकालीन का जो स्टार्ट होता है वो तो स्टार्ट होता है 712 ईस्वी से, 712 ईस्वी से यह प्रारंभ होता है। शासक कौन, तो नाम सुने होंगे आप लोग, मोहम्मद बिन कासिम, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, है ना। भारत पर अरबों का आक्रमण, यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ, 712 ईस्वी में, ठीक है। तो ये चैप्टर प्रारंभ होंगे यहां से, ठीक है, 712 ईस्वी से ये प्रारंभ होंगे। इसके बाद है तुर्क आक्रमणकारी, जो कि आप लोग को जेटेट में भी है, गजनवी और गौरी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत हो गया। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन भी पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन पढ़ना है, सूफी पढ़ना है, ठीक है। और विजयनगर, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, बहमनी साम्राज्य, ठीक है। इधर आपका मिडेवल एंशिएंट है, बहमनी साम्राज्य। देन फिर हम लोगों को पढ़नी है मुगल, मुगल वंश, ठीक है। तो मुगल वंश में हम लोग प्रारंभिक भी पढ़ेंगे और उत्तरवर्ती भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मुगल के पश्चात जो सबसे अधिक शक्तिशाली के रूप में उभरे हैं वो कौन है, मराठा है, मराठा है। तो ये आपका जेटेट में भी पढ़ना है हम लोगों को, मराठा औरंगजेब के समकालीन रहे थे, मराठा शासक शिवाजी, संभाजी, राजा राम और
ताराबाई, ठीक है, या पेशवाओं के अधीन विश्वनाथ, ठीक है, बाजीराव जी थे, बालाजी बाजीराव हैं, माधवराव है, नारायण राव, ये सब सारा हम लोगों को पढ़ना है, मराठा के तहत पढ़ना है, ठीक है। तो ये मिडेवल का चैप्टर टॉपिक हो गया, वो आपका एंशिएंट का हो गया। और मॉडर्न तो सब जो जे टेट में है, यानी पूरा चैप्टर जो है वो सारा पढ़ना है आपको। तो 3 हिस्ट्री है जो कि लेके चलना है। स्पेसिफिक कोई एग्जाम है जैसे पीजीटी है, तो वहां पर जो है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री एक और जुड़ेगा, ठीक है। या आपका कोई आरआरबी है, रेलवे का कोई एग्जाम है, तो वहां से भी कुछ 2-4 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और नहीं तो आपका 3 ही जो है इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडेबल और मॉडर्न हिस्ट्री, किसी भी एग्जाम के लिए इतना आपको तैयार करके रखनी होगी, ठीक है, तैयार करके रखनी होगी, ठीक है। तो फिर को एक साथ जो है जेटेट प्लस जनरल कंपटीशन, ये दोनों का सिलेबस मैं सिर्फ एक साथ बता दिया हूं। लेकिन जो क्लास होंगे, क्लास जो होंगे, चाहे वो आपका जेटेट का हो या आपका जनरल का हो, ये दोनों जो हैं सेपरेट चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। सिर्फ सिलेबस अभी एक साथ मैं चर्चा किया हूं कि यहां पर ये जो है सब्जेक्ट इस एग्जाम के लिए है, यहां पर इस तरह से। लेकिन क्लासेस जो होंगे सभी जो है वो सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। और कब से? छठ के बाद से। छठ के बाद से बैच तारीख 4 नवंबर से बैच प्रारंभ हो रहा है। तो जो भी आप लोग करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट नंबर ये है आप लोगों का, देख लीजिए, 929642 ठीक है, 929642 तो इस पे आप कांटेक्ट करेंगे। ठीक, ठीक है। सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, छठ की शुभकामनाएं, एंजॉय कीजिए और शीघ्र से जो है क्लास को ज्वाइन करिए। अभी ऑफर है, जल्दी से कांटेक्ट करेंगे तो उस ऑफर को आपको लाभ मिल सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।